अमेरिका के टेनेसी राज्य के नॉक्सविल शहर में 13 जनवरी 1995 की ठंडी सुबह। उस समय यहाँ करीब 1,75,000 लोग रहते थे। शहर के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में जॉब कॉप्स नाम का एक प्रोग्राम चलता था, जहाँ लो इनकम परिवारों और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये जगह शिक्षा से ज्यादा अपराध और ड्रग्स के लिए बदनाम होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1995 में इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन इस जगह की बदनामी की सबसे बड़ी वजह तो जनवरी की उसी ठंडी सुबह घटी एक डरावनी घटना बनी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के पास जंगलों में एक पति पत्नी मॉर्निंग जॉगिंग कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी जमीन पर खून के धब्बों पर। वो धब्बे एक पगडंडी से होते हुए अंदर घने पेड़ों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने तुरंत एक ग्राउंड्सकीपर को बुलाया और सब मिलकर उस ट्रेल को फॉलो करने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जो दिखा उसने पूरी नॉक्सविल सिटी को हिला दिया। सूखे पत्तों के बीच पड़ी थी एक 19 साल की लड़की की लाश। उसका नाम था कोलिन स्लेमर। शरीर आधा नग्न था, सिर और चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ, गला कटा हुआ और सीने पर चाकू से उकेरा गया एक पेंटाग्राम यानी 5 नोकों वाला तारा। पुराने समय में इसे सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जब इसे उल्टा बनाया जाता है तो इसे अक्सर शैतानी रिवाजों और काले जादू से जोड़ा जाता है। पूरे क्राइम सीन में हर तरफ टूटी टहनियां, खून के धब्बे और कपड़े बिखरे पड़े थे। 30 फीट दूर तक खून के निशान बताते थे कि कोलिन ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़कर घसीटा गया और बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस के लिए यह साफ था, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। लोगों के बीच सवाल गूंजने लगे, क्या ये किसी शैतानी रिवाज का हिस्सा था? और यहीं से शुरू होती है वो दहला देने वाली कहानी जिसने नॉक्सविल की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको अब तक की कहानी दिलचस्प लग रही है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही और अनसुनी कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव और विचार जरूर शेयर करें। तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मार्च 1976 में वर्जीनिया के एक छोटे शहर में एक लड़की ने जन्म लिया, क्रिस्टा पाइक। लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। माँ शराब और नशे में डूबी रहती थी और पिता ज्यादातर कहीं दिखाई नहीं देते थे। पूरी जिम्मेदारी क्रिस्टा की दादी पर आ गई, जिसने उसे प्यार और नियमों के बीच पाला। क्रिस्टा धीरे धीरे एक होशियार और खूबसूरत लड़की बनती गई। लेकिन जब वह सिर्फ 12 साल की थी, उसकी दादी का देहांत हो गया। उसे वापस माँ के पास लौटना पड़ा। यहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे की राह पर चल पड़ी। छोटी उम्र में ही नशे और गलत संगति का सामना करना पड़ा, स्कूल छोड़ना पड़ा, चोरी और झगड़ों के चलते कई बार कानून की नजर में आई और जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी तक का रास्ता तय किया। फिर उसने ठान लिया कि वो अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी। 17 साल की उम्र में क्रिस्टा नॉक्सविल टेनेसी चली गई और जॉब कॉप्स में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के पास एक हॉस्टल में ठहरी और नर्स बनने का सपना देखने लगी। लेकिन जैसे अक्सर होता है, सपना और हकीकत अलग थे। किताबों में उसकी रुचि कम थी और दोस्तों और नई दुनिया में उसे अपनी जगह बनानी थी। इसी बीच उसने वहां टैड्रियल शिप से मुलाकात की। टैड्रियल की जिंदगी भी उतनी ही कठिन रही थी। गैंग, ड्रॉप आउट, मुश्किल हालात। फिर वह जॉब कॉप्स आया, कुक बनना चाहता था। लेकिन टैड्रियल के इंटरेस्ट नॉर्मल नहीं थे। वह गहरे तौर पर शैतानी रीति रिवाजों और अंधविश्वास में उलझा हुआ था। क्रिस्टा और टैड्रियल जल्दी ही साथ आ गए। दोनों अजीब चीजों, मंत्रों और अनोखी प्रथाओं में खोए रहते। छोटे से कमरे में उनका तंत्र मंत्र और अजीब रस्में चलती। पड़ोसी अक्सर चिल्लाते कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर कहानी में एक नया मोड़ आया जब फ्लोरिडा से कोलिन स्लेमर नॉक्सविल में कदम रखती है। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। क्रिस्टा का बचपन इतना मुश्किल नहीं था और वो वहां सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने आई थी। लेकिन क्रिस्टा को कोलिन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि कोलिन उसके बॉयफ्रेंड टैड्रियल को छीनने की कोशिश कर रही है। कोलिन और उसके सारे दोस्त ये बात पूरी तरह नकारते थे, लेकिन क्रिस्टा मानने के लिए तैयार नहीं थी। 1995 की शुरुआत में क्रिसमस ब्रेक के बाद जब सब लौटे
क्रिस्टा ने तय कर लिया कि अब बस नहीं, अब कुछ करना ही पड़ेगा। 11 जनवरी को उसने अपने दोस्त कीम से कहा कि वो कोलिन को मारने वाली है, बस इसीलिए क्योंकि वो उस दिन बुरा महसूस कर रही थी। अगले दिन 12 जनवरी की शाम करीब 8 बजे कीम ने देखा कि क्रिस्टा, कोलिन, टैड्रियल और एक और स्टूडेंट शडाला पीटरसन, जो दोनों की दोस्त थी और शैतानी रिवाजों में दिलचस्पी रखती थी, अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकले। करीब 2 घंटे बाद कीम ने देखा कि क्रिस्टा, टैड्रियल और शडाला लौट आए, लेकिन कोलिन उनके साथ नहीं थी। तो आखिर कोलिन क्यों वापस नहीं आई? इसका जवाब क्रिस्टा के पास था। उसने बताया कि वो कोलिन को बहला फुसलाकर ले गई थी क्योंकि वो उसे पीटना चाहती थी। क्रिस्टा टैड्रियल को लेकर बहुत पॉजेसिव थी और उसका शक जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन बात इतनी आसान नहीं होने वाली थी। क्रिस्टा ने सिर्फ लड़ाई का प्लान बनाया था, थोड़ी मार पिटाई और डराने के लिए, ताकि कोलिन टैड्रियल से दूर रहे। लेकिन उसने यह भी मान लिया कि उसने चाकू साथ रखा था। असल में लड़ाई का कारण टैड्रियल था, कोलिन को उसके आदमी से दूर रखने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, क्रिस्टा ने कहा कि एक बार हॉस्टल में वह अचानक सोकर उठी तो उसने देखा कि कोलिन उसके ऊपर खड़ी थी, हाथ में चाकू था। वो उसे उकसा रही थी और परेशान कर रही थी ताकि क्रिस्टा को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाए। अब ये तो क्रिस्टा ही जानती है कि ये बात कितनी सच थी या फिर सिर्फ उसका बहाना। शडाला के साथ कुछ भी नहीं हुआ और क्रिस्टा के मुताबिक शडाला ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन जंगल में क्रिस्टा और कोलिन की लड़ाई हुई। वैसे इसे लड़ाई कहना सही नहीं होगा। क्रिस्टा ने कोलिन पर पूरी तरह हमला किया और टैड्रियल और क्रिस्टा ने मिलकर उसे चोट पहुंचाई और डराया। क्रिस्टा कहती थी कि उसके अंदर से आवाजें आ रही थी जो उसे बता रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कोलिन पर बॉक्स कटर से हमला किया और उसे मारा। जब कोलिन भागने की कोशिश करती तो टैड्रियल उसे पकड़ता और उन्होंने कोलिन के सिर पर सड़क का टूटा हुआ पत्थर जैसा हिस्सा कई बार मारा, जिससे उसका सिर फ्रैक्चर हो गया। ये तो बस छोटा सा वर्जन है जो हुआ। पूरी घटना करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें क्रिस्टा और टैड्रियल ने कोलिन को डराया, चोट पहुंचाई और आखिर में मार दिया। ये घटना बेहद भयानक थी। क्रिस्टा ने कोलिन की छाती और गर्दन पर लगातार वार किए, जबकि कोलिन उसे रोकने की गुहार लगाती रही। और जब भी वो भागने की कोशिश करती, टैड्रियल उसे पकड़ लेता। कोलिन के मरने में काफी समय लगा। उस रात बाद में क्रिस्टा अपने दोस्त कीम के हॉस्टल रूम में गई। उसने कीम को बताया कि उसने कोलिन की हत्या कर दी है। और ये सब करते हुए वो हंस रही थी, गा रही थी और नाच रही थी। क्रिस्टा ने कीम को कोलिन की खोपड़ी का एक टुकड़ा दिखाया जिसे उसने अपने पास संभाल कर रखा था। ब्रेकफास्ट के समय जब पुलिस कोलिन के शव के पास जांच कर रही थी, क्रिस्टा अपने पास रखे खोपड़ी के टुकड़े को बहुत गर्व से सबको दिखाने के लिए बेचैन थी। उसने ये सब एक और स्टूडेंट को भी बताया और दिखाया और कहा कि उसके जूतों में जो दाग हैं वो मिट्टी नहीं बल्कि खून है। जॉब कॉर्प्स के एक स्टूडेंट ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी और मां ने पुलिस को बताया। पार्क में पाए गए शव की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस समय तक पुलिस ने उसे कोलिन के रूप में पहचान भी नहीं किया था। पुलिस को जॉब कॉर्प्स के हॉस्टल रूम में एक सूची मिली जिसमें लोगों के चेक इन और चेकआउट की जानकारी थी। कोलिन ने उस लिस्ट में सिर्फ चेकआउट किया था, लेकिन उसका चेक इन कहीं दर्ज नहीं था। उसी समय जिन 3 और लोगों ने बाहर चेकआउट किया था, उन्होंने दोनों काम किए थे, चेकआउट भी और चेक इन भी। पुलिस ने 15 जनवरी को क्रिस्टा, टैड्रियल और शडाला से बात की। गिरफ्तार करते समय उनके हॉस्टल रूम्स की खोज की गई और वहां शैतानी रिवाजों की पूजा स्थल भी मिली। क्रिस्टा ने इसे नकारा नहीं और असल में उनमें से किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में झूठ नहीं बोला। सबसे शॉकिंग बात पुलिस के लिए यह थी कि मास्टरमाइंड क्रिस्टा ही थी। लोग अक्सर सोचते थे कि उसका चेहरा कितना स्वीट है, ये कैसे कर सकती है। क्रिस्टा ने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पूरी घटना दिखाई, जहां कोलिन के कपड़े फेंके गए थे, उसके आईडीज कहां डाले गए थे। वो हर चीज पर हाँ करती गई और बताती रही कि यही सब हुआ। टैड्रियल ने माना कि उसने ज्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन पेंटाग्राम बनाने में उसने मदद की। शडाला ने कहा कि उसने बस निगरानी की। कुछ दिन पहले जब वो क्रिस्टा और टैड्रियल के साथ लंच कर रही थी तो उन्होंने मानव बलि देने की बात की थी। कोलिन शॉर्टलिस्ट में थी और क्रिस्टा ने बिना सोचे ही इसे किया। उन्होंने ये सब शैतान को खुश करने के लिए किया। अनफॉर्चुनेटली ये प्लान अच्छा नहीं चला। तीनों को गिरफ्तार किया गया और बिना आरोप रखा गया, लेकिन केस 1st डिग्री मर्डर का था। 19 साल की कोलिन स्लेमर की क्रूर हत्या ने
स्टूडेंट्स और स्टाफ में डर और अफवाहें पैदा कर दी। नॉक्सविल पुलिस ने जल्दी ही इस केस की अफवाहें दूर की। पता चला कि ये कोई रैंडम या अचानक हुआ हमला नहीं था। पुलिस कहती है कि मर्डर के संदिग्ध और पीड़ित बहुत करीब थे और क्राइम का मोटिव लगता है कि लव ट्रायंगल से जुड़ा था। इस मामले में पता चला कि दोनों लड़कियां एक 17 साल के लड़के के साथ जुड़ी हुई थीं। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे बार बार मीट काटने वाले चाकू और किसी छोटे रेजर ब्लेड या बॉक्स कटर से घायल किया गया था। पुलिस का कहना है कि उसके सिर पर सड़क का बड़ा टूटा हुआ हिस्सा मारकर भी हमला किया गया। Brushy area Friday morning. An autopsy confirmed she was slashed repeatedly with a meat cleaver and some other small cutting device, perhaps a razor blade or box opener. Authorities say she was then beaten over the head with a large chunk of asphalt from this pile. क्रिस्टा का मुकदमा मार्च 1996 में शुरू हुआ। शडाला, जो बस इस मामले में फंसी हुई लगती थी, क्रिस्टा के मुकदमे में स्टेट की गवाह बन गई। प्रोसिक्यूशन के पास सब सबूत था और क्रिस्टा ने खुद सब कुछ स्वीकार कर लिया था। और तो और उसने अपने पास कोलिन की खोपड़ी का एक टुकड़ा भी रखा था। कोलिन स्लिमर को हुए घाव इतने भयानक थे कि उन्हें देखना मुश्किल था। जब कोलिन उससे रोते बिलखते अपनी जान की भीख मांग रही थी तो क्रिस्टा हंस रही थी। उसने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि वह तो खुशी से नाच रही थी और पागल की तरह कुछ गुनगुना रही थी। बचाव पक्ष ने कहा कि क्रिस्टा का अतीत बहुत मुश्किल भरा था। वह टूटे हुए परिवार से आई थी और उसे कई मानसिक समस्याएं थीं, जैसे ब्रेन इंजरी, बाइपोलर डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। 22 मार्च 1996 को सिर्फ कुछ घंटे की चर्चा के बाद क्रिस्टा को पहले दर्जे की हत्या और हत्या की साजिश में दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा दी गई और वो सबसे कम उम्र की महिला बनी जिसे मौत की सजा मिली। कानून के अनुसार उसे बिजली से मौत दी जाएगी। उसे टेनेसी प्रिजन फॉर वीमेन में 1 हफ्ते के लिए रखा जाएगा और 12 जनवरी 1997 को उसके शरीर को करंट से शॉक दिया जाएगा। क्रिस्टा को जब वास्तव में मौत की सजा सुनाई गई तो यह बहुत ही भयानक था। उसकी तरफ कोई दया रखना मुश्किल था, क्योंकि जो उसने कोलिन के साथ किया उसे पढ़कर आपकी दया अपने आप चली जाएगी। सजा मिलने के कुछ ही दिन बाद उसने टैड्रियल को एक लेटर लिखा, पर यह लेटर उसके पास पहुंचने से पहले ही रोक ली गई। क्रिस्टा को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था। वो बस लिख रही थी कि जो हुआ हुआ। उसने लेटर में लिखा कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं और यही उसके साथ हुआ। इसमें उसे कोई पछतावा नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, यह सब उसके मौत की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद हुआ। टैड्रियल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके पास 25 साल बाद रिहाई का मौका था, यानी 2026 में जब वो 42 साल का होगा उसे जेल से बाहर आने की संभावना मिलेगी। जब यह घटना हुई, टैड्रियल सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसे क्रिस्टा की तरह मौत की सजा नहीं दी गई। उसकी सजा इस बात को ध्यान में रखकर तय की गई कि वो अब भी नाबालिग था और भविष्य में सुधरने की संभावना थी। क्रिस्टा को 6 साल की प्रोबेशन भी मिली क्योंकि उसने मुकदमे में मदद की थी। इसका मतलब था कि उसे जेल में पूरा समय नहीं बिताना पड़ा, बल्कि कोर्ट और पुलिस की निगरानी में रहकर तय नियमों का पालन करना था। अगर उसने नियम तोड़े होते तो उसे जेल में सजा पूरी करनी पड़ती, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अभी भी मौत की कतार में है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत स्ट्रिक्ट है। सुबह 6:30 पर नाश्ता, उसके बाद बाहर एक्सरसाइज, फिर नहाना और फिर पूरे दिन कमरे में बंद। अगली सुबह फिर वही तरीका। उसने अपील की, फिर रोकी, फिर दोबारा अपील की, नए मुकदमे की कोशिश की, पर काम नहीं आया। कभी उसने अपनी फांसी की तारीख जल्दी करने की भी मांग की। उसके वकील फिर इसके खिलाफ दलीलें पेश करते। क्रिस्टा अब सिर्फ टाइम पास कर रही है। हकीकत यह है कि वो अब भी जेल में है और आगे भी वहीं रहने वाली है। असल में क्रिस्टा का व्यवहार दिखाता है कि उसने अपने लिए कोई डर या पछतावा नहीं रखा और अभी भी अपने तरीके से सब कुछ कर रही है। कुछ चीजें एक बार शुरू हो जाती हैं तो उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। यही हाल था क्रिस्टा के साथ। उसकी जेल में एक दोस्त थी, खुद एक कातिल। धीरे धीरे उस दोस्त का झगड़ा एक और कैदी से होने लगा और वो भी किसी कत्ल का अपराधी था। हालात बिगड़ते गए और फिर अगस्त 2001 में जब जेल में आग लग गई, उस अफरा तफरी के बीच इन तीनों को एक ही सेल में डाल दिया गया। क्रिस्टा उनके रोज की लड़ाई से परेशान हो गई थी। उसने अपना शू लेस निकाला और दूसरे कैदी का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने बीच में आकर रोक दिया।
फिर भी उसे इस घटना के लिए दोषी पाया गया और उसे और 25 साल की सजा सुनाई गई। वो पहले से ही मौत की सजा भुगत रही थी। 2012 में क्रिस्टा पाइक ने जेल से भागने की कोशिश की। इसमें उसके साथ था जस्टिन हेफलिन, जो पहले टेनेसी प्रिजन फॉर विमेन में जेल का ही एक ऑफिसर था, और डोनाल्ड कोहट, एक न्यू जर्सी का पर्सनल ट्रेनर, जो अक्सर जेल में क्रिस्टा से मिलने आता था और चिट्ठियों के जरिए उसके करीब आ गया था। तीनों ने मिलकर जेल की चाबी की नकल करके और रिश्वत देकर भागने की योजना बनाई थी, लेकिन यह साजिश शुरू होने से पहले ही पकड़ ली गई। जस्टिन और डोनाल्ड दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जेल से भागने की साजिश का केस दर्ज किया गया। क्रिस्टा खुद कहती है कि उसे पता है कि उसने बहुत बुरी चीज की और वो समाज में सामान्य तरीके से नहीं घूम सकती, लेकिन उसे लगता है कि 3 लोगों के मिलकर किए गए अपराध के लिए सिर्फ उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब भी क्रिस्टा पाइक टेनेसी की फांसी की कतार में अकेली महिला है। 2020 में उसके लिए फांसी की तारीख मांगी गई थी, यानी उसे सजा मिलने के 24 साल बाद भी जेल और अदालत हमेशा अवधि बढ़ाने देती रही। उसके वकील हर बार तारीख तय करने के खिलाफ दलीलें पेश करते रहे। अभी तक फांसी की तारीख नहीं तय हुई। टेनेसी राज्य अब भी क्रिस्टा पाइक के लिए तारीख तय करने की सोच रहा है, जबकि उसके वकील कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उसकी फांसी की सजा कम करनी चाहिए। क्रिस्टा अब भी राज्य की फांसी की कतार में अकेली महिला है। अब उसकी उम्र 49 साल है। जब यह सब हुआ था तब वो 19 साल की थी, यानी उसने अब तक अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में बिताया है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।